नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। डोनबास में रूसी सेना को बढ़त इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वॉरजोन से। नोवाया इलियांका पर रूस का कब्जा। खार्किव में भी यूक्रेनी सेना पर हमले, यूक्रेन के 60 सैनिकों की मौत। पुतिन सेना अमेरिका और नाटो के खिलाफ बुरी तरह से भड़की हुई है। यूक्रेन के अटैक एमएस हमले की वजह से रूसी सेना आग बबूला है। पुतिन अमेरिका और यूरोप में उसके सहयोगी देशों को सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए रूस में वॉर कैबिनेट बनाई गई है, जिसके चेयरमैन खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। सूत्रों के मुताबिक आधी रात क्रेमलिन में वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पुतिन ने अमेरिका और उनके सहयोगी देशों से अटैक एमएस हमले का बदला लेने की मंजूरी दे दी है और इसी के बाद यूरोप पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। ये युद्ध महायुद्ध में बदलने जा रहा है। विनाश की इस बारूदी आग में संपूर्ण यूरोप भस्म हो सकता है। यूरोप में नेटो के कई देशों पर ऑरिस्टिक मिसाइल से वज्रपात की आशंका बढ़ गई है। यूरोप में ऑरिस्टिक विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा यूक्रेन का वो हमला जो उसने रूस में किया है। अमेरिका से अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस की धरती पर अटैक एमएस मिसाइलें फायर की और इसी के साथ यूरोप दहन की आशंका बढ़ गई। तेईस नवंबर 2024 यूक्रेन ने रूस में 5 अटैक एमएस मिसाइलें फायर की। रूस ने 3 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 2 मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल रही। पच्चीस नवंबर 2024 यूक्रेनी फोर्स ने कुर्स्क में 8 अटैक एमएस मिसाइलें दागी। रूसी एयर डिफेंस ने 7 मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन एक मिसाइल विस्फोट करने में कामयाब रही। इस हमले में रूस के 2 सैनिक घायल हो गए। दो दिन के अंदर यूक्रेन ने 13 अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइलें फायर की, तो पुतिन और उनकी सेना इतना भड़क गई कि नेटो के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। रूस के रक्षा मंत्री एंद्री बेलोसोव ने कहा है कि रूसी सेना इस हमले का विध्वंसक बदला लेगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि इस हमले के पीछे जिसका भी हाथ है उसे दंड दिया जाएगा।
पुतिन ने आधी रात को वॉर कमांडर्स की बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर हमले करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने यूरोप में अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं। पुतिन ने 9 दिसंबर तक लक्ष्य हासिल करने का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल 9 दिसंबर को रूस में डे ऑफ हीरोज ऑफ द फादरलैंड मनाया जाता है। उससे पहले ही पुतिन ने यूरोप में मौजूद नेटो देशों को सबक सिखाने का अल्टीमेटम दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूरोप ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट, पैसिफिक और अलास्का तक अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। इसका खुलासा रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की एक रिपोर्ट से हुआ है। और स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की ओरिशनिक मिसाइल दुनिया में कहीं भी अमेरिकी बेस को तबाह कर सकती है। अगर रूसी सेना कपुस्निक यार की से ओरिशनिक मिसाइल छोड़ती है तो ये कुवैत में 2100 किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिकी बेस को सिर्फ 11 मिनट में जला सकती है। इसी तरह बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस और कपुस्तिन यार के बीच की दूरी 2500 किलोमीटर है और अमेरिका के इस बेस को ओरिशनिक मिसाइल 12 मिनट में तबाह कर सकती है। 2650 किलोमीटर दूर मौजूद कतर बेस को 13 मिनट में यह तबाह कर सकती है तो 4100 किलोमीटर दूर मौजूद जबूती बेस को 20 मिनट में भस्म कर सकती है। अगर रूसी सेना कमचका से हमला करती है तो 2400 किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिका के अलास्का बेस को ओरिशनिक मिसाइल 12 मिनट में तहस नहस कर सकती है। 4500 किलोमीटर दूर मौजूद गुआम बेस को 22 मिनट में बर्बाद कर सकती है तो 5100 किलोमीटर दूर मौजूद पर्ल हार्बर बेस को 25 मिनट में जला सकती है। यूरोप में मौजूद नेटो देशों और दुनिया भर में अमेरिकी बेस को जलाने के लिए न सिर्फ रूस की IRBM मिसाइल ओरिशनिक तैयार है बल्कि पुतिन ने नेटो से जंग के लिए वॉर कैबिनेट भी बना ली है। इस वॉर कैबिनेट में कौन कौन है, अब इसे जानिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वॉर कैबिनेट के चेयरमैन हैं। इसमें रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव, रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, रूस की उप प्रधानमंत्री तातियाना गोलिकोवा, रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलुसोव, रूस के ऊर्जा मंत्री सर्गेई तिस्विलोव, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, रूस के मंत्री अलेक्जेंडर कोज़लोव, रूसी सरकार में मंत्री ओक्साना लूथ शामिल हैं। पुतिन और उनकी सेना ने न सिर्फ टारगेट लॉक कर लिए हैं बल्कि नेटो की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। घेराबंदी के बाद नेटो देशों पर ओरिशनिक मिसाइलों से धावा बोलने की तैयारी है। रूस ने अपने जासूसी युद्धपोत को नेटो देशों के पास भूमध्य सागर में भेज दिया है। माना जा रहा है कि रूस का यह युद्धपोत नेटो देशों की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी जुटा रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में अमेरिकी बेस पर एक बार फिर रूस के ड्रोन पहुंच गए। अटैक एमएस हमले के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के राजदूत निजिल कासे को समन किया। इतना ही नहीं, जासूसी के आरोप में ब्रिटिश इंटेलिजेंस अफसरों को देश से निकाल दिया। रूस की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देश भयभीत हैं। अमेरिका को पता है कि रूस किसी भी वक्त उसके खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है।
लिहाजा उसने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अमेरिका ने मिनटमैन मिसाइल को साइलो में पहुंचा दिया है। इसके साथ ही गुआम बेस पर परमाणु पनडुब्बी भेज दी है। ब्रिटेन ने अमेरिकी बेस की सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन सच यह है कि पुतिन और उनकी सेना की तैयारी अमेरिका और नेटो से कहीं बड़ी है। दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि अगर रूस और नेटो में युद्ध शुरू हुआ तो पुतिन सेना को नेटो सेनाएं रोक नहीं पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वही रूस के बेल्गोरोड पर यूक्रेन के हमले। बेल्गोरोड के 2 गांवों पर ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने किए 3 कैमिकाजी ड्रोन हमले। Ебать, осколки полетели. Что уебет? Ух, ебать, осколки полетели. और अमेरिका के नए राष्ट्रपति के शपथ में अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे की जंग तेज कर दी है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन सेना को तबाह करने के लिए जंग में सोवियत काल के हथियार उतार दिए हैं, जिसका परिणाम भी दिखने लगा है। महज 1 हफ्ते में रूस ने यूक्रेन की 250 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार है जब रूस ने इतने कम वक्त में इतने बड़े हिस्से पर कब्जा किया है। सवाल है कि क्या ट्रंप की शपथ से पहले ही ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने सरेंडर कर देंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ ट्रंप की ताजपोशी का दिन करीब आ रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस की सेना ने कब्जे के अभियान में दुगनी तेजी ला दी है। हर बीतते घंटे के साथ रूस की सेना इंच दर इंच आगे बढ़ती जा रही है, ताकि 19 जनवरी से पहले यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर रूसी झंडा फहराया जा सके। इसी कड़ी में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की जंग में अपने पुराने लेकिन बेहद विध्वंसक हथियारों को उतार दिया है। वो हथियार जो 1991 से पहले सोवियत संघ की सेना इस्तेमाल करती थी, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, दुश्मन का खात्मा, फिर चाहे उसके लिए हजारों लाशें क्यों ना बिछानी पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना जिन T-160 और Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल कर रही है, वो सोवियत काल के बने हुए हैं। ये बम वर्षक 1991 में विघटन के बाद यूक्रेन को मिले थे। साल 1999 में यूक्रेन ने इन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए रूस को बेच दिया। यूक्रेन ने रूस को 8 Tu-160 और 3 Tu-95 बॉम्बर बेचे थे। अब रूस इन्हीं बम वर्षकों के जरिए यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर रहा है। रूस न सिर्फ आसमान से बम वर्षा के लिए सोवियत काल के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि जमीन पर लड़ी जा रही जंग में भी सोवियत युग के घातक टैंकों ने मोर्चा संभाल लिया है। जमीन पर तेजी से आगे बढ़ता, बारूद बरसाता ये रूस का टर्टल टैंक है। रूस ने इन टैंकों को डोनेस्क में उतारा है। इन टैंकों की बनावट जितनी खास है, ये उतने ही ज्यादा मारक है। टर्टल टैंक 1976 में सोवियत संघ की सेना में शामिल हुए थे।
इन्हें एक खास तरह के फ्रेम से ढका जाता है जो इन्हें दुश्मन के बमों से सुरक्षित रखता है। दावा है कि रूस ने इसमें कुछ खास बदलाव किए हैं। इस कवच को बेहद आधुनिक बनाया गया है जो टैंक को ड्रोन हमलों से सुरक्षित रखता है। साथ ही इसमें एंटी ड्रोन रेडियो जैमर भी लगाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस टैंक में खास तरह के एंटी माइन रोलर भी लगे हैं जो जमीन पे छिपी माइंस को ढूंढ निकालते हैं। सवाल है कि रूस सोवियत काल के हथियारों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। इसकी वजह है पुराने हथियारों को मिली विध्वंस की अनिश्चित छूट। दरअसल सोवियत काल में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश के हथियारों पर कोई खास रोक नहीं थी। तब हथियारों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता था, फिर चाहे उसकी चपेट में आम लोग ही क्यों ना आए। WMD हथियारों पर रोक को लेकर 1968, 1972 और 1993 में नियम बनाए गए थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन जंग में कमजोर पड़ रहा है और पुतिन के सैनिक यूक्रेनी जमीन पर आगे बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में रूसी सैनिकों ने जितनी तेजी से कब्जा किया है उतना बीते 2 साल में नहीं किया गया। दरअसल रूस पश्चिमी यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना चाहता है। पुतिन के आदेश के बाद महज एक हफ्ते में रूसी सेना ने 250 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रूस की सेना कुराखोव तक पहुंच चुकी है जहां इस वक्त रूसी झंडा लहरा रहा है। इसके बाद रूस के जवान वेलिका नोवोल्स्किका की तरफ बढ़ रहे हैं। वेलिका नोवोल्स्किका को ज़पोरिज़िया, निप्रो और डोनेस्क के बीच बेहद अहम पॉइंट माना जाता है। यहां भारी संख्या में यूक्रेनी हथियार मौजूद हैं। ज़पोरिज़िया, निप्रो में ज्यादातर हथियार यहीं से सप्लाई किए जाते हैं। रूस की कोशिश इस सप्लाई लाइन को काटने की है, जिसके बाद पुतिन आर्मी ज़पोरिज़िया और निप्रो की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी। रूस की कोशिश निप्रो नदी तक पहुंचने की है। यूक्रेन के ज्यादातर इलाके पर कब्जे की चाहत में पुतिन ने ड्रोन हमलों को भी तेज कर दिया है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 188 ड्रोन हमले किए। रूस का प्रमुख टारगेट टेर्नोपिल, जायटोमीर और ओडेसा था। रूस ने सबसे ज्यादा ड्रोन हमले ओडेसा शहर और इसके बंदरगाहों पर किए। दावा है कि रूस ने यहां कुल 73 ड्रोन दागे। इसके साथ ही ओडेसा शहर पर स्कंदर मिसाइलों से हमला किया। रूस ने ओडेसा के बेलगोरोद, नीस्तर और चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह को निशाना बनाया। इसके अलावा ओडेसा में ड्रोन फैक्ट्री, ऑयल डिपो, हथियार डिपो और बिजली संयंत्रों को टारगेट किया। दरअसल माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन को एक पोर्ट विहीन देश बनाना चाहते हैं। अजोव सागर से लगते बंदरगाहों पर पहले ही रूस का कब्जा है। अब वो ब्लैक सी से सटे यूक्रेनी बंदरगाहों को तबाह करना चाहते हैं ताकि समंदर के रास्ते यूक्रेन की कनेक्टिविटी काटी जा सके। इधर रूस ने कीव पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। दावा है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने कीव में पर्चे गिराए हैं। लोगों को जल्द से जल्द शहर खाली करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद पूरे कीव में हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पर्चे गिराए जाने के बाद शहर में दहशत है। लोगों ने कीव को खाली करना शुरू कर दिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की किसी भी हाल में घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यूक्रेन सेना को रूसी जमीन पर हमले तेज करने का आदेश दिया है, जिसके बाद यूक्रेनी जवान बेहद आक्रामक हो चुके हैं। यह वीडियो कुर्स्क का है, जहां यूक्रेन ने रूस की कमांड पोस्ट पर हमले कर उसे तबाह कर दिया। इस हमले के लिए यूक्रेन ने 900 किलो के आस्म बम का इस्तेमाल किया। यह फ्रांस से यूक्रेन को मिला है। जंग में ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन ने इस बम का इस्तेमाल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने सालाबाद पर भी ड्रोन हमला किया। सालाबाद फ्रंट लाइन से 1300 किलोमीटर दूर है। ऐसा पहली बार है कि यूक्रेन ने इतने अंदर तक हमले किए हैं। साफ है
डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी करीब है। ऐसे में रूस हो या यूक्रेन, दोनों ही जंग में बढ़त हासिल करना चाहते हैं। फिर इसके लिए कितनी ही तादाद में बारूद क्यों न बरसाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और 25 नवंबर की रात लिथुआनिया में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस विमान का ब्लैक बॉक्स अभी तक गायब है। हादसे की जांच जारी है, लेकिन इस बीच क्रैश के शक की सुई रूस की तरफ घूम रही है। शक है कि पुतिन ने बाल्टिक देशों के खिलाफ सैबोटाज हमले शुरू कर दिए। प्लेन क्रैश की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। ये प्लेन बेहद तेजी से जमीन की तरफ आता है और सीधा एक मकान से जाकर टकराता है, जिसके बाद एक जबरदस्त धमाका होता है। प्लेन क्रैश की ये तस्वीरें लिथुआनिया की हैं। दुर्घटनाग्रस्त विमान जर्मनी का मालवाहक विमान था, जिसे लिथुआनिया के विनियस एयरपोर्ट पर लैंड करना था। 25 नवंबर की रात को प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। यह प्लेन लिथुआनिया की राजधानी विनियस के पास क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में पायलट समेत एक शख्स की मौत हो गई। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि विमान ने एयरपोर्ट के उत्तर की ओर मुड़ते हुए लैंडिंग की कोशिश की। इससे पहले ही वो रनवे से करीब 1 मील दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन इस प्लेन क्रैश को लेकर लिथुआनिया के राष्ट्रपति का जो बयान सामने आया है, उसने दुनिया में खलबली मचा दी है। उन्होंने पुतिन के सबोटाज हमले की तरफ इशारा किया है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने अपने एक बयान में कहा, यह प्लेन हादसा कोई आम दुर्घटना नहीं है। हमारे पास इसकी छानबीन के लिए कोई खास सबूत नहीं है। हम इस दुर्घटना को रूसी साजिश के चश्मे से देखने के लिए मजबूर हैं। दरअसल इस विमान हादसे को करीब 48 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसका ब्लैक बॉक्स गायब है। ऐसे में क्रैश से पहले आखिरी मिनटों में क्या हुआ, यह अब तक सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि पुतिन ने लिथुआनिया के खिलाफ सबोटाज हमले शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर रूस के हमले, यूक्रेनी चौकियों पर रूस की हवाई बमबारी। 24 घंटे में यूक्रेन के 250 सैनिकों की मौत। Пиздец, кассетники. और युद्धकाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी विदेश नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं और उसकी एक झलक अफगानिस्तान से मिली है। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु अफगानिस्तान दौरे पर पहुंचे और इसके साथ ही तालिबान सरकार को आतंकवाद की सूची से बाहर करने के लिए रूसी संसद में एक बिल पेश किया गया। 2003 से रूस ने तालिबान को आतंकवाद की सूची में डाल रखा था, लेकिन अचानक पुतिन ने नीति में परिवर्तन क्यों किया? क्या है शोइगु के अफगानिस्तान दौरे का रहस्य और कैसे यह रूस को युद्ध में मजबूत करने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। युद्ध लड़ने के लिए जितने जरूरी हथियार और जवान होते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी होती है रणनीति। रणनीति के तहत ही अमेरिका ने यूक्रेन को समर्थन देना शुरू किया। बाइडेन की रणनीति है रूस की शक्ति को इतना कम कर देना कि पुतिन साम्राज्य विस्तार के बारे में सोच ना सके। रूस की अर्थव्यवस्था को उस स्तर तक गिरा देना कि भविष्य में 50 साल तक रूस अमेरिका या यूरोप में उसके हितों के लिए खतरा ना रहे।
बाइडेन ने रूस को बर्बाद करने की रणनीति पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. अमेरिका की इसी रणनीति के खिलाफ पुतिन ने अपनी रणनीति तैयार की और दुनिया के शक्ति समीकरण ध्वस्त करने वाला एक बड़ा गठबंधन खड़ा कर दिया। दो 2022 से अब तक पुतिन के खेमे में कई देश और कई युद्धग्रस्त देश जुड़ चुके हैं। युद्ध काल में चीन, नॉर्थ कोरिया के साथ रूस का गठबंधन मजबूत हुआ है। इसके साथ ही रूस ने हिजबुल्लाह, हूती, हमास के साथ संबंध मजबूत किए हैं। पुतिन का अगला टारगेट है अफगानिस्तान के साथ संबंध सुधारना। पच्चीस नवंबर को रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु का अफगानिस्तान दौरा शुरू हुआ। इस दौरे का मकसद यही है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ रूस संबंध सुधारना चाहता है ताकि उसे जंग में फायदा हो सके। सरगई शोइगु के दौरे वाले दिन ही रूसी संसद के निचले सदन में एक विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में तालिबान को आतंकवाद की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। 2003 से रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद भी अमेरिका, यूके सहित यूरोप के देशों ने तालिबान को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से बाहर नहीं किया है। लेकिन रूस ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। रूस अब से पहले भी हिजबुल्लाह, हमास और हूती को समर्थन दे चुका है। रूस एशिया के कई संगठनों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। यमन में हूती को रूस का खुला समर्थन है। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ रूस के मजबूत संबंध हैं। इसी कड़ी में तालिबान के साथ संबंध सुधारे जा रहे हैं। पुतिन एशिया में बड़ा गठबंधन तैयार कर रहे हैं। इसके जरिए अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनाने की रणनीति तेज की जा रही है। और बीते 2.5 साल में पूर्वी एशिया में पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के साथ संबंध मजबूत किए। नॉर्थ कोरिया के 11,000 जवान रूस के लिए यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं। रूस को नॉर्थ कोरिया के KN बैलिस्टिक मिसाइल की सप्लाई भी हो रही है और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से कंटेनर भरकर टैंक के गोले रूस भेजे जा रहे हैं। रूस की पैदल सेना के जवानों के लिए राइफल्स और सिक्योरिटी गियर भी भेजे गए हैं। पश्चिमी एशिया में पुतिन ने यमन के हूती संगठन के साथ सैन्य करार किए हैं। कई खुफिया रिपोर्ट है कि रूस के हूती को मिसाइल सप्लाई भी की गई है। इसके अलावा हूती को एंटी शिप और बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण भी दिया गया है। रिपोर्ट यह भी है कि आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया की तरह यूक्रेन जंग में हूती लड़ाके भी उतर सकते हैं। इसी कड़ी में रूस तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस संगठन के खिलाफ रूस ने तालिबान को हथियार सप्लाई भी की है। रूस लगातार तालिबान से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाने की वकालत कर रहा है। इसके बदले में तालिबान सरकार रूस को जंग लड़ने के लिए लड़ाके दे सकती है। तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश में ही रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भी तालिबान को न्योता दिया था और इस सम्मेलन में तालिबान के मंत्री शामिल हुए थे। तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश के पीछे पुतिन का मकसद सिर्फ लड़ाके हासिल करना नहीं है, बल्कि उनकी नजर है अमेरिकी तकनीक पर। दो 2021 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और इस भागम भाग में अमेरिकी और नेटो सेनाओं के हथियार बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में छूट गए।
ये काबुल एयरपोर्ट पर खड़े ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हैं जो अमेरिकी सेना अपने साथ नहीं ले जा सकी थी। तालिबान के कब्जे में इस वक्त अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं, MD-530F लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं, हमवी सैन्य वाहन हैं, M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हैं, M577 कमांड पोस्ट कैरियर वाहन है, नेवी स्टार हेवी लिफ्ट व्हीकल है, ओशकोश माइन रेजिस्टेंस व्हीकल भी तालिबान के कब्जे में है। रूस तालिबान से यह हथियार हासिल करना चाहता है। रूस इन पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिकी तकनीक हासिल करने की कोशिश में है। इसीलिए सरगई शोइगु को अफगानिस्तान दौरे पर भेजा गया है ताकि तालिबान से संबंध सुधार कर अमेरिकी तकनीक हासिल की जा सके। क्योंकि जंग में रूस का मुकाबला अमेरिकी हथियारों से है और रूस चाहता है कि अमेरिका को उसी की रणनीति से मात दी जाए। रूस को जंग लड़ने के लिए लड़ाकों की जरूरत है और तालिबान के साथ साथ कई और देशों से रूस लड़ाके बुलाने की तैयारी में है। रिपोर्ट है कि माली के लड़ाके रूस के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये लड़ाके वैगनर के साथ माली सरकार की मदद करते रहे। अब इन लड़ाकों को यूक्रेन भेजा जा रहा है। इससे बौखलाए यूक्रेन ने माली के विद्रोही गुटों को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने वैगनर विरोधी गुटों को प्रतिबंधित फास्फोरस बम भेजे हैं। रूस यूक्रेन की जंग ने दुनिया भर के शक्ति समीकरण उलट पुलट कर रख दिए हैं। बारूदी जंग यूक्रेन और रूस में लड़ी जा रही है, लेकिन इसकी रणनीति के तार दुनिया भर में फैले हैं और इन्हीं रणनीतियों की वजह से दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था बदलती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा पर जारी इजरायल के हमले, अल दराज के स्कूल पर बमबारी, शरणार्थी कैंप में 12 लोगों की मौत की खबर है। कई महीनों की कोशिश के बाद इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इसके ऐलान से पहले हिजबुल्लाह और इजरायल ने एक दूसरे पर जबरदस्त बारूद बरसाया। दावा है कि महज एक रात में इजरायल ने हिजब के 180 ठिकाने तबाह कर दिए, तो वहीं हिजबुल्लाह ने भी हाइफा से तेल अवीव तक हमले किए। ऐसे में सवाल है कि यह युद्ध विराम कितने दिनों तक टिकेगा। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। पूरा शहर बारूदी बारिश से दहल रहा है। तबाही ऐसी है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सत्ताईस नवंबर की सुबह 10 बजे इजराइल लेबनान के बीच सीज फायर तो हुआ, लेकिन उससे पहले जो बारूदी तांडव मचा वो हैरान करने वाला था। सीज फायर से पहले इजरायल ने लेबनान के शहरों पर भीषण एयर स्ट्राइक की। एक के बाद एक दर्जनों बम बरसाए गए। हमले सिर्फ इजरायल की तरफ से नहीं हुए, बल्कि हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर जबरदस्त रॉकेट वर्षा की।
दरअसल 27 नवंबर से लेबनान इजराइल के बीच सीज फायर होना था, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने हिज़्ब पर आखिरी बारूदी वर्षा शुरू कर दी। ये बीती रात का वीडियो है जब इजराइल ने लेबनान के सिदोन शहर पर पहला मिसाइल हमला किया। ये मिसाइल सीधी एक इमारत से जा टकराई। ये लेबनान के सरफन का वीडियो है जहां इजराइल की मिसाइल एक गैस स्टेशन पर आकर गिरी, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर भी हवाई हमले किए। बैरूत के अलग अलग हिस्सों में कई धमाके देखे गए। दिन में भी इजराइल के हमले जारी रहे। ये आज सुबह सीज फायर से कुछ देर पहले की तस्वीर है। बैरूत में एक के बाद एक धमाके देखे जा सकते हैं। बैरूत के दाहिया में भी इजराइल ने रिहायशी इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। सीज फायर से पहले इजराइल का मकसद ज्यादा से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करना था, ताकि सीज फायर की आड़ में हिजबुल्लाह को जल्द ताकतवर होने से रोका जा सके। इसीलिए इजराइल ने हिज्ब ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों तक पर बमबारी की। इजराइल ने बैरूत, सिदोन, तायरे और बेका पर हमले किए। दावा है कि सिर्फ बैरूत में 180 हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। दावा है कि महज 120 सेकंड में 20 ठिकानों को टारगेट किया गया। इजराइल ने अल इंसाफ मनी एक्सचेंज ऑफिस को भी तबाह कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमले सिर्फ इजराइल की तरफ से किए गए। जितना प्रहार आईडीएफ ने किया, ठीक वैसा ही जवाब हिजबुल्लाह की तरफ से भी दिया गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकाने और शहरों पर रॉकेट वर्षा की। यह किरियत शिमोना का वीडियो है, जहां हिजबुल्लाह ने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद इस इलाके में आग लग गई। यह वीडियो भी किरियत शिमोना का है, जहां हिजबुल्लाह ने एक अपार्टमेंट को टारगेट किया। दावा है कि यह हमला पूरी तरह सफल रहा। किरियत शिमोना पर दिन में भी हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे। यहां इजराइल की एक चौकी को तबाह कर दिया गया। ये हाइफा का वीडियो है। दावा है कि हिज्ब ने यहां ड्रोन से हमला किया, जो एक ट्रांसफार्मर से जा टकराया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर मौजूद सेना के एक बुलडोजर को भी उड़ा दिया। दरअसल माना जा रहा है कि हिज्ब सीज फायर से पहले इजराइल को अपनी ताकत का ट्रेलर देना चाहता था, ताकि वो सीज फायर तोड़ने से पहले 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम का समझौता हो चुका है। लेबनानी समय के मुताबिक 27 नवंबर की सुबह 4 बजे युद्ध विराम लागू हो गया। अब इजराइल लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले नहीं करेगा और हिजबुल्लाह के हमले भी नहीं होंगे। इजराइल पर अक्टूबर 2023 से जारी हिजबुल्लाह के हमले अब रुक गए हैं। 1 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ इजराइल का लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इजरायली सेना लेबनान से इजराइल लौट रही है और लेबनानी सेना दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य चौकियों की तरफ बढ़ रही है।
यानी अब इजराइल के बैरूत पर हवाई हमले बंद हो चुके हैं। अब इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के गांवों में बारूद लगाकर धमाके नहीं करेगी।